हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे। अगर आप इन 100 एमसीक्यूज को कर लेते हो तो ये आपसे एग्जाम में मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का, कभी कभी एक ही नंबर का या फिर 2 या 3 नंबर का तो आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो आपके ये नंबर पक्के हो जाते हैं। और चूंकि कम ही समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन उतना देखने को नहीं मिलेगा। ये बस रिवीजन पर्पज से है, तो मेक श्योर कि आप अगर इसको पहले से पढ़ चुके हो तो केवल आप यहाँ पर रिवाइज कर लो इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो आरबीसी का मुख्य काम है। तो ये आपके जो ब्लड है इनके जो कंपोनेंट होते हैं टोटल 4, जैसे कि आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा हो गया। तो इनमें जो आरबीसी है उसका जो मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, आपके टिश्यूज तक, आपके सेल्स तक इनको ट्रांसपोर्ट करना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ये जो आपका आरबीसी था इसका जीवन काल कितना होता है। तो ये 120 दिन का होता है, कहीं कहीं पर इसका रेंज दिया जाता है 115 से 120। तो आप ध्यान रखोगे इसके आसपास आपको टिक करना है। और इसके बाद ये मर जाते हैं, यानी कि इनको मैक्रोफेज निकल जाता है। ठीक है, ये जो मैक्रोफेज है ये निकल जाता है इसको। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए या बनाने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है ब्लड का। तो ये होता है प्लेटलेट्स। जब आपसे सेल पूछे या फिर कार्पशल पूछे, क्योंकि इसको हम लोग कार्पशल भी कहते हैं, तो प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन विच टाइप ऑफ ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन, नाम में ही है, हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो ये किस कंपोनेंट में पाया जाता है, आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। जो सिंपल वर्ड है मैंने उनका हिंदी नहीं लिया है, बाकी सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आगे है, ऑन इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ ब्लड द हार्ट बीट्स। यानी अगर रक्त की अम्लता बढ़ती है, रक्त की एसिडिटी बढ़ती है, तो हार्ट बीट पे क्या असर पड़ता है, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है आपका हार्ट बीट, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। आप देखे होगे, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाओ, ठीक है, तो ये आपको सांस नहीं लेने देता। और अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजन को आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक नहीं लेकर के जा पाएगी। तो कौन कम करता है ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को, कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। यानी इनमें से कौन सा श्वेत रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। तो एक तो आपका रेड ब्लड सेल था, दूसरा आपका व्हाइट ब्लड सेल है। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्योंकि आप जब ब्लड रिपोर्ट या फिर ब्लड टेस्ट कराते होगे तो जो रिपोर्ट मिलता है वहां पर आपने देखा होगा कि जो रेड ब्लड सेल है उसके बगल में ब्रैकेट में एरिथ्रोसाइट्स लिखा होता होगा। तो रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, या फिर हो सकता है इसकी जगह पे केवल एरिथ्रोसाइट्स लिखा हो और व्हाइट ब्लड सेल की जगह पर ल्यूकोसाइट्स लिखा आपको मिल जाता है, तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि कौन इनमें से इस व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप नहीं है। तो टोटल इसके 5 टाइप होते हैं। एक आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो आप देख लो, न्यूट्रोफिल तो है, लिम्फोसाइट भी है, मोनोसाइट भी है, बट एरिथ्रोसाइट्स ये आपका रेड ब्लड सेल है। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल का टाइप नहीं था। आगे है, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरन। और आप देखोगे कि कहीं कहीं पर आपको मिलता है कि ये 0.2 मिलीग्राम इसमें गोल्ड भी पाया जाता है, सोना। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर आपसे फ्यूचर में पूछे तो बताना कि 0.2 मिलीग्राम बहुत ही कम मात्रा में ये पाया जाता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। जब भी आपको फाइटिंग दिखे कि रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए कौन जिम्मेदार होता है या फिर इन्फेक्शन से कौन लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप आइएगा व्हाइट ब्लड सेल की तरफ, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की तरफ, राइट। आगे है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 55%। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। और आरबीसी का अमाउंट कितना होता है, 45%। तो ये टोटल मिलाकर के 99% हो गए। अब 1% जो बचता है वो आपका होता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, राइट। और इसमें भी पूछा जाता है, इस 55% में केवल वाटर ही आपका होता है 90 से लेकर के 92% तक। बाकी जो बचते हैं आपके 7 to 8%, ये आपके क्या होते हैं, या 8 से 10% ये आपके प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स या मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 90 से 92% तो केवल वाटर ही होते हैं इस प्लाज्मा में।
आगे है कि ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी रक्त को किस प्रकार के ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबको पता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन ब्लड एंड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। तो यहाँ पर पूछ रहा है ब्लड में पाया जाने वाला कौन सा वो प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो अभी तो हमने देखा था कौन सा कार्बशल था, वो प्लेटलेट्स था, लेकिन अगर आपसे प्रोटीन पूछे तो आप बताओगे ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी यहाँ पर रक्त कोशिकाओं जिसको हम ल्यूकोसाइट्स अभी मैंने बताया कि कहते हैं, इसका जो प्राथमिक भूमिका है वो क्या है। तो इसका जो प्राथमिक काम है वो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स करना। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करना या फिर जो भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, फाइटिंग करने के लिए जो भी जिम्मेदार होगा वो आपका व्हाइट ब्लड सेल होगा। सो यहाँ भी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होंगी। व्हाट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड, तो अभी जो हमने देखा था प्लाज्मा, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन सा श्वेत रक्त कोशिका का सबसे बड़ा प्रकार है। अब जो हमने 5 टाइप देखे थे उनमें आपके 3 ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और 2 ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अब इसमें भी हमसे पूछा है सबसे बड़ा प्रकार कौन होता है, तो ये आपका मोनोसाइट्स होता है। एक आपका मोनोसाइट्स, तो आप इसको सिंपल में मोनो लिखो, ठीक है, मोनो भैया करके, या फिर कुछ भी याद करना है आपको, और इसको आप लिखो लिम्फो भैया, ठीक है, लिम्फो भैया। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में जो मोनो भैया हैं ये बड़े हैं और लिम्फो भैया ये छोटे हैं, ठीक है। तो साइज में सबसे बड़ा कौन होते हैं, मोनो भैया, आप ध्यान रखना, यानी मोनोसाइट्स, राइट। आगे है विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कौन सा इनमें से ऐसा कंपोनेंट है ब्लड का जो पोषक तत्व, हार्मोन्स और अपशिष्ट उत्पादों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। आगे है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स में असामान्य रूप से कमी किसको दर्शाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि आयरन की कमी से हमको एनीमिया हो जाता है, और आयरन किस में होता है, आपके रेड ब्लड सेल में। तो एनीमिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर रेड ब्लड सेल्स की संख्या में असामान्य रूप से कमी होती है तो एनीमिया का ये लक्षण है। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। अब एक चीज तो आप जानो कि ये जो ब्लड है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में, लेकिन हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन से रक्त की प्रकार है जो आपका बोन मैरो में बनता है। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो अभी मैंने बताया कि जो ब्लड है वो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। सो ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सारे के सारे बोन मैरो में निर्माण होते हैं क्योंकि ये ब्लड के ही कंपोनेंट हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी तक आपने देखा कार्बशल कौन था, प्लेटलेट्स था, और प्रोटीन कौन था, तो ये आपका था फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। और साथ ही साथ यहाँ पर विटामिन अगर पूछे आपसे तो आपको बताना है विटामिन के जिम्मेदार है रक्त का थक्का बनाने के लिए। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का आसानी से नहीं बन पाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कौन सा इनमें से ब्लड का कार्य नहीं है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट करना गैसेस का, गैसेस में आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन को ले जाता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक, और वहां से फिर वापस फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। तो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन काम है, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, और इन्फेक्शंस या रोगों से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, जो आपका WBC था, मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे के सारे काम है, बट प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स को बनाने का काम नहीं है ब्लड का, ठीक है। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये, राइट। आगे है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच रेंज सबको पता है 7.4 एग्जैक्ट बताया जाता है। रेंज में अगर दे तो आप इसी के आसपास टिक कर सकते हो, 7.35 टू 7.45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज मोस्ट अबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अभी हमने देखा था कि कौन सा ये जो श्वेत रक्त कोशिका था इसमें कौन सा साइज में सबसे बड़ा था, तो आपने देखा था मोनो भैया थे, ये मोनोसाइट्स। लेकिन अब पूछा है कौन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूट्रोफिल हो गया और बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स ये आपके ग्रेनुलर हैं, और ए ग्रेनुलर में आपका लिम्फो और मोनो हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, कितना 60 टू 70%, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ बेसोफिल्स सबसे कम मात्रा में होता है, कितना 0.5 से लेकर के 1% तक केवल आपका होता है बेसोफिल्स, सबसे कम। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ब्लड कंपोनेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। तो जो लेकर के गया था वही वापस लेकर के आएगा, ऑक्सीजन को जो लेकर के गया था, यानी रेड ब्लड सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच हार्मोन रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स,
यानी कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है रेड ब्लड सेल यानी कि एक तरीके से ब्लड के बनने को। तो ये करता है एरिथ्रोप्रोटीन, ठीक है, जो आपके बोन मैरो में ब्लड बन रहा है इसको कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, एरिथ्रोपोइटिन, याद रहेगा ये एरिथ्रोपोइटिन। विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस, रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी रखता है। अभी आप पढ़ के आए हो, मैंने आपको बताया कि जब भी आप देखना लड़ने की बात आएगी संक्रमण वगैरह से तो आप व्हाइट ब्लड सेल को करेक्ट कर देना, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कौन इनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनता है उसको कौन रखता है, कौन कैरी करता है, ये पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा रखता है इनको। बनाता तो व्हाइट ब्लड सेल ही है। इसमें भी जो आपका लिम्फोसाइट था उसमें भी उसके दो टाइप होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो इसमें जो बी सेल है ये बनाता है और रखता कौन है, प्लाज्मा। ध्यान देना डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर रखने की बात की गई है। आगे है व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब ये क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा, तो मेल के कंडीशन में अगर आपको पूछे अडल्ट मेल के कंडीशन में तो आप 5 से 6 लीटर बताना, और फीमेल के कंडीशन में पूछे तो 4 से 5 लीटर पर जाना। वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में या बुक्स में इसके अलग अलग आंसर देखते हो, मतलब थोड़ा सा रेंज में चेंज होता है। तो आप ध्यान रखना 4.5 से लेकर के 5.6 तक का जो रेंज है या टोटल 6 तक का जो रेंज है ये आपका होता है अडल्ट मेल के केस में रक्त की औसत मात्रा। और वहीं पर अगर हम बात करें कितना ये अपने बॉडी का जो मास होता है उसका कितना परसेंट होता है, तो 7% आप ध्यान देना, ठीक है, 7%। हमारे बॉडी का जितना वेट है उसका 7%। और प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 5 लीटर होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन, यानी किस प्रकार की रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, तो रेड ब्लड सेल में। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ये देखिए जो हमने 5 टाइप देखे थे ना व्हाइट ब्लड सेल के, उनमें भी हर एक के अलग अलग काम होते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो आप इसको पीडीएफ में पढ़ लेना। बट यहाँ पर बात हुई है एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की, तो ये कौन करता है, ये इयोसिनोफिल्स करता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ लेना। इसका कार्य है यह परजीवी यानी पैरासाइट्स और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं से निपटने में मदद करता है, और ये शरीर में एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, इयोसिनोफिल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है विच ब्लड कंपोनेंट कैन बी फाउंड इन बोथ प्लाज्मा एंड सीरम्स। अब प्लाज्मा और सीरम में कौन सा इनमें से घटक है जो पाया जाता है। अब सीरम देखिए क्या होता है, जब आपको कहीं पर चोट लग जाता है, कट पिट जाता है, फिर वहां पर रक्त का थक्का बनता है। अब वो जो रक्त का थक्का बनता है उस पर एक सॉलिड पार्ट यानी एक पपड़ी जैसा जम जाता है। जब आप उसको हटाओगे तो फिर उससे जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखेगा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, वो आपका होता है सीरम। और इसमें आपका प्रोटीन होता है, और प्लाज्मा में भी प्रोटीन होता है, हमने देखा था 7 से 8%। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स ये आपका प्लाज्मा और सीरम दोनों में मौजूद है। आगे है विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज प्रेजेंट इन लिस्ट क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी। तो याद कीजिए मैंने अभी आपको बताया कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स यानी 60 to 70% जो था, और सबसे कम बेसोफिल्स था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका केवल 0.5 से 1% तक आपका होता है बेसोफिल्स। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो प्राथमिक कार्य है रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कराना। और विच प्रोटीन इज रेड इन रेड ब्लड सेल बाइंड्स द ऑक्सीजन। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, तो यही ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी रक्त का कौन सा घटक ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है। विच ब्लड टाइप कैन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स। तो सभी टाइप के ब्लड से यानी कि सभी टाइप के ग्रुप से कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है ब्लड को, तो सबको पता है AB+, ये राजा होता है भाई, सबसे ले सकता है। आगे है व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रक्त की मात्रा का कितना प्रतिशत लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है। हमने देखा था भी आरबीसी जो है आपका वो 45% होता है, बाकी 55% आपका क्या था, प्लाज्मा था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड, यानी रक्त में लिम्फोसाइट का क्या कार्य है। तो लिम्फोसाइट के कार्य मैंने आपको सभी के कार्य लिखे हुए थे, उनको आप पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर आपको दिखा कि ये व्हाइट ब्लड सेल का ही हिस्सा है लिम्फोसाइट, तो आप तुरंत जाओगे जो प्रतिरक्षा वाले काम करते हैं यानी इम्यून रिस्पांस वाले काम करते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सेस नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की अधिक संख्या किस स्थिति की विशेषता है। अभी हमने देखा रेड ब्लड सेल में कमी आ जाएगी तो एनीमिया होता था, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल है और वो भी इसका अगर अधिकता हो जाए यानी ये एक्सेस नंबर में हो जाए तो
क्या आपको होगा, इससे ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ठीक है, ये किसका संकेत देता है, ल्यूकोसाइटोसिस का। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी रक्त का कौन सा भाग पूरे शरीर में हार्मोन ले जाने के लिए जिम्मेदार है। हार्मोन ले जाने के लिए जिम्मेदार पूछा है। ठीक है, हार्मोन, तो ये प्लाज्मा होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हार्मोन। तो प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल हैज अ न्यूक्लियस, यानी इनमें से कौन से या किस रक्त कोशिका में केंद्रक होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल। आगे है एनीमिया इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12। ध्यान रखना, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जैसी घातक बीमारी हो जाती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट मेल्स, यानी वयस्क पुरुषों में हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा क्या है। तो ये 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ये जितने भी आपको अमाउंट दिखते हैं ना, ये सब थोड़ा वेरी करते रहते हैं बुक टू बुक। आगे है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वाटर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड, यानी किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मोलस्का, मोलस्का ध्यान देना, मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, यानी अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है तो ये भी इसका कारण होता है, मतलब ये क्या, इससे क्या होता है, एनीमिया। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, अब आपने देखा था प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने में मदद कर रहा है, तो इसके लिए विटामिन के जरूरी है। अगर आप विटामिन के नहीं लोगे तो इसका सिंथेसिस नहीं होगा ठीक से और रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है, यानी ये जो ल्यूकेमिया है इज द कैंसर ऑफ ब्लड। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ब्लड का कैंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, देखिए आपका जो आरबीसी था इसको कौन निकल रहा था, माइक्रोफेज, और माइक्रोफेज जो है वो फेगोसाइटोसिस में बनता है और इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रोफिल, और ये न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। सोचिए डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट इस आरबीसी की जान ले रहा है, राइट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रोफिल इस फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। विच ब्लड टाइप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम O माइनस डोनर्स, तो O माइनस दाताओं से रक्त प्राप्त कौन सा रक्त समूह कर सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ये पूछा है कौन कौन से रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप है जो O माइनस से ब्लड ले सकते हैं, तो सारे के सारे ही ले सकते हैं, A प्लस B प्लस AB प्लस, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेनुलोसाइट्स, यानी ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स में से कोई आप एक याद कर लो। मैंने आपको बताया ये जो मोनो था, मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनो भैया जिसको मैं बोल रहा था, तो मोनो और ये जो लिम्फो हैं, लिम्फो, ये दोनों के दोनों आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स है। तो अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लो यहाँ पर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स तो है ए ग्रेनुलोसाइट्स, और प्लेटलेट्स तो आपका एक कार्पसल हो गया, बचा आपका वेसोफिल्स, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट्स। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल काउंट इन अडल्ट्स, तो अडल्ट्स में जो श्वेत रक्त कोशिका की सामान्य गिनती है वो है 5000 से 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 5000 से 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। आगे है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक लेकर के जाती हैं। तो ये आपका होता है एओर्टा, यानी कि महाधमनी। ये आपका एओर्टा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है। महाधमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन रिलेशन टू ब्लड, रक्त के संबंध में लसिका तंत्र की क्या भूमिका है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका रोल होता है रिटर्न ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लूइड टू ब्लड स्ट्रीम, यानी रक्त प्रवाह में अतिरिक्त तरल पदार्थ की वापसी, ये रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। ध्यान रखिएगा लसिका तंत्र का। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, तो जब आपसे पूछे कि हिस्टामिन को रिलीज करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है डब्ल्यूबीसी को। लेकिन डब्ल्यूबीसी के तो कई सारे टाइप्स होते हैं, उनमें भी जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसकी जिम्मेदारी होती है हिस्टामिन को रिलीज करने की ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, इनमें से सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, तो प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो मैंने बताया था कि बॉडी टेम्परेचर भी ब्लड का ही काम है इसको रेगुलेट करने का, तो उसमें से भी कौन सा कंपोनेंट होता है जो इसको रेगुलेट करता है, तो ये प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा वाला कंपोनेंट है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल, यानी इनमें से कौन सी रक्त वाहिका का प्रकार नहीं है, तो कैपिलरी है, वेन है, आर्टरी है, लेकिन ये प्लाज्मा नहीं है, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टरी यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है यानी प्योर ब्लड को, और वेन यानी जिसको आम भाषा में हम नसें कहते हैं या सिरा कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर के जाती है, और इसको हम लोग प्योर कह देते हैं और इसको इम्प्योर कह देते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि केवल ऑक्सीजन को ही लेकर के जाता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है।
आर्टरी में, जबकि वेंस में ठीक उल्टा होता है। और कैपिलरी ये आपका मेनली इनको एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, आपके जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वहां पर इनको एक्सचेंज, इन गैसों के एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, यानी रक्त में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या है? तो अभी हमने देखा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम था वो किसका था? प्लाज्मा का। तो इस प्लाज्मा में ही तो 7 से 8% हमने देखा था क्या रहता है? प्रोटीन्स। उसमें आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी रहता है। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसका जो मेन काम है वो यही है, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन सा प्रोटीन? तो एल्ब्यूमिन। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस इन विच ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड ग्रुप, यानी उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त वाहिकाएं रक्त समूह को कम करने के लिए सिकुड़ जाती हैं। अब सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, अगर उनको है कि थोड़ा सा हमको कम करना है इसमें फ्लो ब्लड का, तो सिकुड़ जाएंगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेस्को कंस्ट्रक्शन, यानी वाहिका संकुचन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें जो न्यूट्रोफिल होता है, इसमें होता है फेगोसाइटोसिस, जिसमें जो आपका माइक्रोफेज होता है, जो माइक्रोफेज सेल होता है वो डेड सेल, जो डेड सेल्स हो गए या फिर कुछ बैक्टीरिया हो गए, इनको खा जाता है, इनको निगल जाता है। तो ऐसे ही जो आरबीसी है, अगर वो मर जाएगा 120 दिन के बाद, तो इनको भी ये निगल जाता है। तो ये आपका जो है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? फेगोसाइटोसिस करना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी के टाइप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसके टाइप्स होते हैं 5 और वो कितने कितने दिन रहते हैं, कोई 1 से 3 या कोई 1 से 4 भी रहता है। लेकिन अगर आपको पूछे एग्जाम में कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आप सिंपली 13 से 20 दिन करेक्ट करना। विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पुस, यानी मवाज, जो मवाज बनता है ना, इसके निर्माण में किस प्रकार की रक्त कोशिका शामिल होती है? तो प्लाज्मा सेल शामिल होती है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इज आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर, यानी इनमें से कौन सी रक्त वाहिकाएं केवल एक परत से बनी होती हैं? तो ये आपका होगा सी, कैपिलरी। ये जो कैपिलरी आप देख रहे हो ना, छोटी छोटी बहुत पतली पतली होती हैं, तो ये केवल एक ही परत से बनी होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स आर्टरी एंड वेन, यानी इनमें से कौन सा धमनी और सिरा को जोड़ता है? तो ये जो आपका कैपिलरी है, मैंने बताया ना, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड आएगा यहाँ से, और ये चला जाएगा आपके सेल्स में, टिश्यूज में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड चला आएगा इस कैपिलरी में, कैपिलरी से होता हुआ ये वेंस में चला जाएगा। तो ये सिंपली गैस को एक्सचेंज कराने में भी हेल्प करता है। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिलरी, ये जोड़ता है आर्टरी को वेंस के साथ। विच ब्लड कंपोनेंट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, यानी कौन सा रक्त घटक कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तक से फेफड़ों तक ले जाने में शामिल है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो लाने का काम हो या ले जाने का काम हो, रेड ब्लड सेल, कंपोनेंट की बात किया हुआ है ब्लड के, तो रेड ब्लड सेल इनको लेकर के आता है और लेकर के जाता है। व्हाट डज द कलर ऑफ वेन्स लुक लाइक इन जनरल, तो नस, जो सामान्य भाषा में हम नसें कहते हैं या सिरा कहते हैं, ठीक है, सिराओं का जो रंग होता है सामान्यतः कैसा दिखता है? तो ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा, नीले कलर का, जैसा कि आपके हाथों में जो नसें होती हैं, हाथ पैर आपके बॉडी में पूरे, तो ये नीले कलर की दिखती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योर रेड ब्लड सेल, अब एक मैच्योर या फिर परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं की क्या विशेषता है? इनमें से विशेषता यही है कि जब ये बन रहे होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब पूरी तरीके से बन जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक की अनुपस्थिति हो जाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी में आपने देखा था कि केंद्रक होते हैं, लेकिन आरबीसी में नहीं होते हैं। आरबीसी जब अपने शुरुआती स्टेज में होता है तब होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की अनुपस्थिति हो जाती है। विच प्रोटीन इन द ब्लड बाइंड्स टू आयरन एंड ट्रांसपोर्ट इट, तो कौन सा यहाँ पर प्रोटीन है जो बाइंड करता है किसको? आयरन को। ये आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन डैश ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर, किसमें जो रक्त है वो उच्च दबाव के साथ बहता है? अब देखिए जो आर्टरी होता है ना, इसमें जो ल्यूमेन होता है, भले ही ये साइज में मोटा होता है, लेकिन इनमें जो ल्यूमेन होता है, ये अंदर का जो रास्ता है, गुफा है, ये बहुत ही पतला होता है। तो पतला होगा तो ऑब्वियसली इसमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड किस में फ्लो होता है? आर्टरी में, यानी कि धमनी में, ठीक है, धमनी में सबसे ज्यादा, या फिर कह सकते हो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर जो होता है वो लाइट येलो यानी हल्का पीला कलर का होता है। नेचर ऑफ प्लाज्मा इज, प्लाज्मा का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, बेसिक नेचर होता है, ध्यान देना। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रिनोजन इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है? तो ये जो फाइब्रिनोजन है यह जाल बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसा लेता है, ठीक है, यानी इट फॉर्म्स द मैश दैट ट्रैप्स ब्लड सेल्स। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और फिर ये थक्का बन जाता है। आगे है विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब भी किसी से लड़ाई करने का काम है
तो वहां पर व्हाइट ब्लड सेल आके खड़ा हो जाता है। बट यहाँ पर भी टाइप्स पूछा है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है व्हाइट ब्लड सेल में, तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स होता है। अभी हमने ये भी तो देखा था, न्यूट्रोफिल्स में ही आपका फेगोसाइटोसिस हो रहा था, जिससे जो माइक्रोफेज है वो जितने डेड सेल्स या फिर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या जो आरबीसी आपका जब इसका लाइफ खत्म हो जाती है तो ये भी जब मर जाते हैं तो इनको वो माइक्रोफेज खा जा रहा था, निगल जा रहा था। तो कहाँ पर ये हो रहा था? न्यूट्रोफिल्स से हो रहा था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीएच बैलेंस ऑफ ब्लड? तो पीएच को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा जिम्मेदार है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसोफिल्स इन इम्यून रिस्पॉन्स? अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स के वेसोफिल्स का हमको पूछा है, इसका क्या कार्य है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में? तो इसका काम है हिस्टामिन को रिलीज करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने शायद पीछे के किसी क्वेश्चन में गलत कर दिया था क्या? हिस्टामिन को मैंने न्यूट्रोफिल शायद बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट करिएगा। हिस्टामिन को रिलीज करने का काम वेसोफिल्स को होता है। जब आपको चोट लग जाता है तो ये हिस्टामिन रिलीज होता है किसके द्वारा? वेसोफिल्स के द्वारा, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट है। आगे है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई नंबर ऑफ प्लेटलेट्स? अब प्लेटलेट्स की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो यह किस कंडीशन को बताता है या किस स्टेज को बताता है? तो ये बताता है थ्रोम्बोसाइटोसिस को। ठीक है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको हुआ है अगर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो गई। तो अधिक भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। आगे है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स? तो रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? सिंपली हेमेटोपोइसिस कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेमेटोपोइसिस। आगे है विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स? तो ये आपका होगा एसिनोफिल्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी? यानी प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन मौजूद है जो शरीर के अंदर खून का थक्का जमने से रोकता है? अब देखिए यहाँ पर रोकने का काम हो रहा है। आपके बॉडी के बाहर अगर कहीं कट पिट गया, चोट लग गया, तो उस पे रक्त का थक्का बनाते समय फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिम्मेदार होता था, जबकि यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर रक्त का जो थक्का है वो जमना नहीं चाहिए। अगर जम गया तो आप ऊपर चले जाओगे। इसका मतलब है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हेपेरिन। ठीक है, ये जमने नहीं देता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर आपका जो रक्त का थक्का है उसको जमने से रोकता है। वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? यानी भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी या फिर जो ब्लड है वो बोन मैरो में बनता है, बट जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, भ्रूणी अवस्था में, जब गर्भाशय में बच्चा रहता है, उस टाइम पर जो ब्लड बनता है वो लीवर में और स्प्लीन में, इन दोनों में बन रहा होता है। सो ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड है वो लीवर और स्प्लीन में बन रहा होता है। आगे है व्हाट इज द रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन द बॉडी? यानी शरीर में एरिथ्रोपोइटिन की क्या भूमिका है? तो यह लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करता है, यानी आरबीसी को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स? तो अब देखिए बिना देखे बताइए इनमें से कौन सा है ग्रेनुलोसाइट नहीं है? तो मैंने आपको बताया था लिम्फो और मोनो ना, मैंने आपको बताया था ये दोनों आपके क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, मोनो भैया और लिम्फो भैया। बाकी जो और बचे वो सब आपके क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स और बाकी जो बचे ग्रेनुलोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये क्या है? आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स है वो आपका नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ठीक है, बाकी सब क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स। आगे है एट हाई अल्टीट्यूड रेड ब्लड कॉर्पसल इन द ह्यूमन बॉडी विल? अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होंगी। ये अधिक ऊंचाई पर आप जब चढ़ते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और तो इस ऑक्सीजन की कमी को भरपाई करने के लिए जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल हैं, आरबीसीज ये बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, तो नंबर में बढ़ती हैं, साइज में नहीं। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है हु फर्स्ट डिटेक्टेड द ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ इन ह्यूमंस? तो ये डिटेक्ट किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स विल हैव बोथ एंटीजन्स ए एंड बी एज वेल एज नो एंटीबॉडी? यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता लेकिन दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। तो ये आपका ब्लड ग्रुप सिंपली ए बी हो जाता है। ठीक है, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ए बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन ठीक अगर उल्टा अगर आपसे पूछे इन विच ब्लड ग्रुप विल नॉट हैव एनी एंटीजन व्हाइल बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी विल प्रेजेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एंटीबॉडी दोनों मौजूद हैं, एंटीजन अब कोई नहीं है, तो ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हु डिस्कवर्ड आरएच एलिमेंट और आरएच एंटीजन? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर, एक आप विनर भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने
राइट। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि आरएच तत्व या आरएच एंटीजन की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने। आगे है इन विच आरएच एंटीजन इज डिस्कवर्ड फर्स्ट, यानी आरएच एंटीजन सबसे पहले किसमें खोजा जाता है? तो ये रिसर्च मंकी में खोजा जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, रिसर्च बंदर में। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इज थिक, इनमें से कौन सी रक्तवाहिका मोटी होती है, सबसे मोटी होती है? तो देखिए आर्टरी आपकी सबसे मोटी होती है, आर्टरी, ठीक है, ये मोटी होती है, भले ही इसका जो ल्यूमेन होता है वो पतला होता है। उसके बाद नसें आपकी होती हैं, उसके बाद सबसे पतली जो होती है वो आपकी कौन होती है? कैपिलरी। तो सबसे मोटी या सबसे थिकर कौन है? आर्टरी, धमनियां। आगे है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, यानी इनमें से किस रक्त समूह में आरएच एंटीजन मौजूद होता है? तो जहां भी आपको पॉजिटिव दिखे, हालांकि यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहां भी आपको पॉजिटिव दिखे आप समझ जाइए वहां पर आरएच एंटीजन मौजूद है, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द हाई हार्ट बीट, इनमें से कौन सा उच्च हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो ऐसे नोड, कार्डियक सेंटर, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हाई हार्ट बीट या उच्च हृदय गति को कंट्रोल करते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच ब्लड वेसल्स डज प्योर ब्लड फ्लो, अब कौन सी रुधिर वाहिका है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड बोले तो प्योर ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम हो, तो ये आपका प्योर ब्लड हो गया। अब ये बहता है आर्टरी में, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी धमनी में। ये आप जो रेड कलर से देख रहे हो ये सारे के सारे प्योर ब्लड हैं। अब ये जो आर्टरी होती है, ये जो हार्ट है आपका, हार्ट से जब ब्लड निकल के आपके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है तो किस में होकर के जाता है? ये आपके आर्टरी में होकर के जाता है। लेकिन जब हार्ट से निकलता है जस्ट उसी वक्त जिस वेसल से ये निकलता है उसको हम लोग एओर्टा कहते हैं, यानी महाधमनी कहते हैं। फिर महाधमनी ये कई सारे छोटे छोटे धमनियों में बढ़ती है, यानी छोटे छोटे आर्टरीज में बढ़ती है जिसमें प्योर ब्लड जाता है। तो याद रहेगा प्योर ब्लड किसमें? आर्टरी में। अब ठीक उल्टा अगर पूछे अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड किसमें फ्लो होता है? तो ये वेंस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब जो आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो प्योर ब्लड चला गया, अब उल्टा जब इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, वहां से ब्लड किसके माध्यम से आएगा आपके हार्ट तक? तो ये आएगा वेंस के माध्यम से, इसको हिंदी में सिराएं कहते हैं, सिराओं के माध्यम से, राइट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे है कि एकमात्र धमनी यानी द ओनली आर्टरी इन विच इम्प्योर ब्लड फ्लो, यानी एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी तो आप देख रहे थे कि आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अशुद्ध रक्त किसमें फ्लो होता है? वो कौन सी आर्टरी है? तो अगर आर्टरी के आगे पल्मोनरी लग गया यानी फुफ्फुसीय धमनी, तो आप समझ जाइए कि उसमें ठीक उल्टा होने वाला है, इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कहां से कहां तक होता है? हार्ट से लेकर के आपके लंग्स तक, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड जा रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तभी तो ये इम्प्योर होगा, तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर के हार्ट से फिर आपके बाहर छोड़ देगा आपके मुख से। तो इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वैसे तो आर्टरी प्योर ब्लड लेकर के जा रहा था, लेकिन अगर इसके आगे पल्मोनरी लग गया तो ध्यान रखिएगा ये इम्प्योर ब्लड लेकर के जाएगा आपके लंग्स तक, फेफड़ों तक, हार्ट से, ठीक है। ठीक उल्टा अगर फिर पूछ दे कि एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है यानी द ओनली वेन इन विच प्योर ब्लड फ्लोज, तो अभी आपने देखा प्योर ब्लड तो आर्टरी में फ्लो हो रहा था, या फिर सिरा में या फिर वेन्स में तो इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा था। अब ये क्या बात हुई? अब यहाँ पर पूछ रहा है एकमात्र सिरा जिसमें कि प्योर यानी शुद्ध रक्त बहता है, तो अगेन वही चीज की अगर वेन के आगे पल्मोनरी लगा है, हिंदी में इसको फुफ्फुसीय कहते हैं, तो फुफ्फुसीय सिरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। प्योर ब्लड ये कहां पर है आपका? यहीं पर, जब ये जो लंग्स है ऑक्सीजन आप जो सांस ले रहे हो वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाती है ना, तो उसे को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, यानी फुफ्फुसीय सिराएं हैं जो प्योर ब्लड को लेकर के आ रही हैं आपके हार्ट तक, राइट। आगे है इन अ नॉर्मल कंडीशन द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अवर हार्ट इज, यानी सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का जो स्ट्रोक आयतन है वो कितना होता है? याद रखिएगा 70 mm होता है, 70 mm, ओके। आगे है विच वन ब्रिंग इन इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू राइट आर्ट्रियम, यानी जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को दाहिने अलिंद में लाता है। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त आपका रक्त था, ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, उसको कौन लेकर के आ रहा था? जो सिराएं थी, जो वेन्स थी, है ना, यानी यही तो इम्प्योर ब्लड को लेकर के जा रही थी आपके हार्ट तक। लेकिन जब ये आपके हार्ट के पास पहुंचती हैं तो ये बट जाती हैं और बड़े बड़े वेन्स में बढ़ जाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? महासिरा कहते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा, यानी अग्र महासिरा और पश्च महासिरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी सी वाला करेक्ट है कि ये अग्र महासिरा और पश्च महासिरा इससे ला करके आपके दाहिने अलिंद में छोड़ देता है रक्त को। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको अग्र महासिरा और पश्च महासिरा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से ला करके वेंस की सहायता से, छोटे छोटे वेंस की सहायता से
होते हुए फिर ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से आपके दाहिने अलिंद में आकर के आपके हार्ट में चला आता है, फिर यहाँ से ये वापस जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स तक, राइट। आफ्टर ब्लड कोआगुलेशन सम येलो सब्सटेंस रिमेन्स विच इज कॉल्ड, रक्त जमने के बाद कुछ पीला पदार्थ बच जाता है जिसे क्या कहते हैं, यानी जब कहीं चोट लगता है फिर वहां पर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके बाद भी कह रहा है वहां पर कुछ थोड़ा पीला पदार्थ बच जाता है, इसको हम लोग सीरम कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पीछे, सीरम कहते हैं इसी को, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है व्हाट कैन बी एडेड टू द ब्लड टेकन आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉटिंग, यानी रक्त वाहिकाओं से निकाले गए रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। यानी जब आप ब्लड डोनेट करते हो ना, आप ब्लड डोनेट कर दिए, इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा था आपके नसों में, या फिर आप कह लो सिंपली आपके नसों में जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो जब आपने डोनेट किया तो उसको कहीं स्टोर किया जाएगा ब्लड बैंक वगैरह में, अब वो जमे नहीं, उसमें कोआगुलेशन ना हो, इससे कौन बचाता है, तो इससे आपका हेरोडीन बचाता है, सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम ऑक्सलेट, ये सारे की सारी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं जिससे ब्लड कोआगुलेट ना हो या रक्त का थक्का ना बने। सो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है। अभी तक तो आपने देखा विटामिन के और फाइब्रिनोजन, प्रोटीन या फिर प्लेटलेट्स ये सहायक थे, लेकिन इस बार है कि कौन सा खनिज सहायक है ये आपको बताना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, तो आप उसको बताइए या जो मर्जी वो करिए, बट नीचे आपको एक थंब का बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा चाहे जैसे भी, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।